तो मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में स्वागत करता हूं दोस्तों। और हम एक बार पुनः आपके सामने समक्ष हैं अपने छोटे बड़े भाई बहनों के लिए उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की उससे एक कुछ है मॉडल पेपर टाइप का प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आए हैं, पुरानी ईयर्स के हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको मैंने ऑप्शनली रखे हैं इसके पीडीएफ के लास्ट में। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो कम से कम 50 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी अलग से दिए हैं। मैंने खुद से पढ़ के खुद से बना के प्रश्नों को छांट के जहाँ से भी दिए हैं। आप लोगों को मटेरियल मिल रहा है। यह मटेरियल है कि जो अभी हमने आपको स्पीडली वीडियो दिए हैं, 4 वीडियो आए हैं उनको, और इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो गारंटी है 45 प्लस आप मार्क्स कर जाएंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? तो यह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी योजना चलाई गई, मतलब इसका क्षेत्र क्या था? ग्रामीण क्षेत्र था। स्कूल चलो अभियान किसका अंग था? सर्व शिक्षा अभियान का था। सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? सन 2002 से 2002 के मध्य किया गया। सर्व शिक्षा अभियान का प्रेरक वाक्य क्या था? एक पढ़ें एक पढ़ाएं। इसके आगे बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986-87 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सुन लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ध्यान से करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। इसके तहत प्राथमिक विद्यालयों को आकर्षक बनाना था। इसमें 2 संशोधन हुए। पहला संशोधन 1992 में हुआ, दूसरा संशोधन 1993 और 94 के मध्य हुआ। दोस्तों पहले संशोधन में इसमें उच्च प्राथमिक स्तर तक जाने की बात कही तथा 2 कक्षा कक्ष और 2 शिक्षकों की बजाय 3 कक्षा कक्ष और 3 शिक्षक इसमें कर दिए गए थे। और जबकि जो तीसरा संशोधन हुआ दोस्तों, उस तीसरे संशोधन में से उच्च प्राथमिक स्तर तक कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधाएं प्रदान कराना है, उसका उद्देश्य था। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 1995-96 में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किया। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए इसमें अभियान में जोड़ा गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ कब हुआ? 1987-88 में हुआ। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब चलाएगी? 1995-96 में चलाएगी। दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष SOPT प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विस्तृत अभ्यास कार्यक्रम चलाया गया? तो 1986 में यह चलाया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1975 को यह किया गया दोस्तों। और इसके साथ साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए गए? तो वह 2 अभिकरण थे। शिशु शिक्षा केंद्र था, आंगनबाड़ी व ECC कार्यक्रम था। शिशु शिक्षा केंद्र और आंगनबाड़ी कार्यक्रम ये दोनों थे। संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान को 3 भागों में बांटा गया। संपूर्ण साक्षरता और साक्षरता के पूर्व के कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम और उच्च साक्षरता कार्यक्रम। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध क्या था? कस्तूरबा गांधी का जो संबंध था वह प्राथमिक बालिका शिक्षा से था, और यह वहां पर चलाई गई जहां महिला साक्षरता की दर 46.7% से कम थी। राष्ट्रीय महिला साक्षरता की दर। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन कब किया गया? मार्च 1992 में किया गया। दोस्तों अगला पढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो यह हमारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग से संबंधित है। दोस्तों आगे अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड मैकाले महोदय का है। लॉर्ड मैकाले महोदय कौन थे? लॉर्ड मैकाले महोदय ने अपना खुद का घोषणा पत्र दिया। यह घोषणा पत्र 2 फरवरी 1835 में आया। और इस घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख बात क्या थी इस घोषणा पत्र की? सुन लेते हैं। इन्होंने छनाई का सिद्धांत दिया। छनाई के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि मैं भाई सभी भारतीयों को शिक्षा देने की हालत में नहीं हूं, मेरी कंपनी के पास इतना रुपया पैसा नहीं है, और मैं मात्र उन्हीं लोगों को शिक्षा दे पाऊंगा, मतलब अर्थात इनके कहने का था मैं उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दूंगा। यह उच्च वर्ग के द्वारा शिक्षा धीरे धीरे छन छन कर निम्न वर्ग के द्वारा पहुंच जाएगी। इसे छनाई का सिद्धांत कहते हैं। और इसने यहाँ तक कि भारतीयों, इसके समर्थक हमारे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि लॉर्ड मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था, हालांकि उसने जो हमारी संस्कृति पर आरोप लगाए वह उसकी उस समय मूर्खता थी, और उसकी इस मूर्खता के लिए हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। अब इसने हमारी संस्कृति पर आरोप कौन से लगाए थे उसे भी सुन लेते हैं। इसने कहा था कि जो हमारा भारतीय साहित्य और भी संस्कृत हिंदी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, यह किसी यूरोपीय पुस्तकालय में रखी हुई पुस्तकों के मान से भी बहुत कम है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना, यह कथन किसका था? लॉर्ड मैकाले का था। और इसी कथन को समर्थन दिया ऑथर पेहरू ने,
ऑथर पेरू ने अपनी बुक में लिखा है। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा होती है वो हिमालय से निकलने वाली गंगा की तरह है, पहले कम चौड़ी होगी और जैसे ही वो शुष्क मैदानों में आएगी तो विशाल रूप धारण कर लेती है। अगला देखते हैं, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है। एक पढ़ाएं एक संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया। 1 अप्रैल सन 2010 को। याद रखना बेटा, RTE 2009 कहा जाता है क्योंकि यह विधेयक पारित 2009 में हो गया था, लेकिन लागू 1 अप्रैल सन 2010 से ही संपूर्ण देश में हुआ, इसलिए RTE 2009 का अगर पूछा जाए लागू कब किया गया। एक मेरी बहन ने कमेंट किया था, तो कंफ्यूजन दूर करें आप लोग। RTE 2009 में बना तो जरूर है, लेकिन लागू 1 अप्रैल सन 2010 को पूरे देश में यह लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से लागू था। हालांकि 2019 में धारा और 35 से धारा 370 और 35 को खत्म कर दिया गया। अगला देखते हैं, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य व निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना, यह शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है। सार्वभौमिकरण का तात्पर्य होगा प्रत्येक वर्ग के लोगों को बिना जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के शिक्षा देना ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, बेसिक शिक्षा कार्यक्रम 1972 का उद्देश्य क्या था। इसका शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन था। BEP कब आया, 1972 में आया। कहीं 1973 लिखा मिल जाएगा, ऑप्शन में आपको एक ही दिया जाएगा, दोनों नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि हर जो भी विधेयक होते हैं 2 सनों में दिए जाते हैं, कुछ उनका क्रियान्वयन इस सत्र में होता है। जैसे कि हम आप लोगों से पूछें किसी बच्चे का हाई स्कूल कब हुआ, तो निश्चित जब वो हाई स्कूल में आएगा तो सन जैसे इसी वर्ष के बच्चे को ले ले जो इस समय हाई स्कूल कर रहा होगा, तो उसका 2020-21 सेशन कहलाएगा। इसी प्रकार से जो भी अधिनियम आते हैं उनके 2 सन होते हैं, 1972-73 हो गया, कोई अगर 73 में आएगा तो 73-74 होगा, 2 सत्र जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यस, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ही उद्देश्य था कि विद्यालय में न्यून से न्यून चीजों को पहुंचाना, स्वतंत्रता विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराना। चलो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की थी। अगला है प्रश्न, स्वतंत्रता के समय देश में कितने % जनसंख्या साक्षर थी। तो वह 14% जनसंख्या थी। यह मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। प्रश्न हो चुका है, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है, यह किस क्रिया के द्वारा है। तो विद्यालय स्तर पर जो शिशुओं की मांसपेशियों का होता है, यह ना तो वार्तालाप के द्वारा होता है जो आपके ऑप्शन दिए थे, ना पठन अध्यापन से होता है। इसका आंसर क्या है, सृजनात्मक क्रियाकलापों से होता है। तो जो सृजनात्मक क्रियाकलाप मतलब होते हैं किसी चीज का सृजन करना नए नए क्रियाकलापों के द्वारा। अगला देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित था। आप देख रहे हैं कोई प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो रिपीट इसलिए हो रहा है कि आपके बार बार पेपरों में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने वही सारे प्रश्न रखे हैं जो बार बार पेपरों में पूछे गए हैं दोस्तों। इसलिए आप इन प्रश्नों को रट लें और इतना मान के चलें जो ऑप्शन और शॉर्ट आंसर आज पढ़ा दिए गए हैं ये मेरा गैस पेपर ही समझ लें, मुझे इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने लिखे। आप पेपर मिला सकते हैं, मैंने पूरा प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर नहीं रखा, जहां से मुझे ऑप्शन मैंने सारे रखे, उसके बाद जो प्रश्न अच्छा रखा उसे लगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने 5 वीडियो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अभी दिए हैं, इनसे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और जिन दोस्तों ने 17 देख ली उनके तो जीवन का उद्धार हो गया, ये मान के चलो कि वो 50 में 49 करके आएंगे, गारंटी है। अगर गलती नहीं की तो पूरे में पूरे। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, मजाक नहीं लगना चाहिए किसी को भी ये। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्तर। तो जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय चलाए गए यह प्रत्येक वर्ग की बालिकाओं के लिए था, लेकिन 75% सीटें SC, ST और OBC वर्ग की बालिकाओं के लिए आरक्षित की गई थी। 25% सीटों में गरीबी रेखा से नीचे काम करने वाली बालिकाओं के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे जिनका आता है उनके लिए थे, इसलिए उपयुक्त सभी वर्गों के लिए था। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, हमारा और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। कोई भी कार्यक्रम यदि संचालित होता है तो निश्चित है वह राज्य और केंद्र सरकार द्वारा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार, कोई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कार्यक्रम हैं लगभग उन्हें 95% कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति होती है। ठीक है, और शिक्षा एक हमारी समवर्ती सूची का विषय है, तो शिक्षा के संबंध में आए सभी जितने भी विधेयक आएंगे आपकी शिक्षा के संबंध में, तो सब में राज्य और केंद्र सरकार का अनुपात होगा। हो सकता है अनुपात किसी में ज़्यादा और कम हो। कितने समय अंतराल के बाद पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। तो यह हमारा जो पाठ्य चर्चा है 5 वर्ष के बाद होनी चाहिए। NCF 2005 आया था, नेशनल करिकुलम
पाठ्यचर्चा जो आई थी वो 2005 में आई थी। इन्होंने ये नहीं कहा कि पुनर्विकास मतलब पुनः उस पर समीक्षा कब की जाए, तो हर 5 वर्ष के बाद की जाए। और यही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में था कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई हैं उनका क्या किया जाए, अवलोकन, उनकी समीक्षा की जाए। यदि कोई कमी है, कहीं सुधार नहीं हो रहा तो उसे बढ़ाया जाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 11 नंबर, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रमुख प्रस्ताव रखा था। तो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा या तालीम का प्रस्ताव कब रखा था? तो सन 1937 में वर्धा सम्मेलन में इन्हें रखा था। हालांकि इनका यह प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने खारिज कर दिया था। और इसके पहले इन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 मार्च में ब्रिटिश संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य, मुफ्त एवं अनिवार्य, निःशुल्क शब्द यूज नहीं किया था उन्होंने, मुफ्त शब्द यूज किया था। क्या किया था दोस्तों? मुफ्त, फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। अगला देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी। अच्छा, यशपाल यहाँ पे कटा है दोस्तों, इतना ध्यान रखना आप लोग, ये यशपाल शब्द यहाँ मिस है, यशपाल नहीं होगा। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर का यह आयोग 1964 में आया अपना, 1963-64 में आप बात कर सकते हैं। और इस आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग था जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में आया। और यह माध्यमिक शिक्षा के लिए था। और जो 1900 हमने आपको बताया 64 से 66 के मध्य आया, वह हमारा प्रोफेसर कोठारी आयोग था। क्षम्यतम, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालयों से बालकों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय में अवसर देने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्राथमिक विद्यालयों में 15 अगस्त 1995 को यह योजना दोस्तों प्रारंभ की गई। अगला देखते हैं, ह्रास की समस्या से आशय है दोस्तों बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना, मतलब विद्यालय में आया, 2 तक पढ़ा, 3 तक पढ़ा और चला गया, ये होती है ह्रास की समस्या दोस्तों। अगला देखते हैं, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का राज्य सरकार को है। तो समवर्ती सूची में दिए गए जो विषय होते हैं उनमें केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें मान सकती है, लेकिन यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार का निर्णय ही अंतिम निर्णय दोस्तों माना जाता है। अगला देखते हैं, भारत की एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो संविधान के 42वें संशोधन में हमारा क्या मिलता है? एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का जो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र शब्द जोड़ा गया था, यह संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनर्वर्तन किसके द्वारा किया गया? तो यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पुनर्वर्तन 20 वर्ष बाद किया गया। आज्ञा पत्र 1813 ईस्वी में आया था। ये देखो, जो 20 वर्ष बाद हुआ 1813 में आया था। इसके बाद लॉर्ड मैकाले महोदय को उन्होंने बुलाया और लॉर्ड मैकाले महोदय के द्वारा ही हमारा मैकाले का घोषणा पत्र आया, छनाई का सिद्धांत आया और इसने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत के किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? तो मैकाले देखो, अब ये है मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? तो मैकाले भारत में ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था, क्योंकि ये पुस्तक से क्वेश्चन लिखवाए गए हैं तो लिखने वाले ने ज्यों का त्यों छाप दिया, दिमाग नहीं लगाया बिल्कुल, उसमें लिख दिया उसने जो लिखा था, हंसी वाली बात है। तो मैकाले द्वारा ऐसा शिक्षा वर्ग तैयार किया गया जिसका उद्देश्य था ऐसा बाबू वर्ग तैयार करना था जो रंग रूप से तो भारतीय हो, लेकिन उसकी जो सोचने की क्षमता हो, जो काम करने की स्टाइल हो, मतलब उसके मन को हिप्नोटाइज करके, उसके मस्तिष्क को हिप्नोटाइज करके ऐसा बाबू वर्ग तैयार करना चाहता था जो शरीर और रंग और आत्मा से तो भारतीय हो, लेकिन काम करने की दृष्टि से वह अंग्रेज हो, मतलब उसके जो कर्म हो वो अंग्रेजी स्टाइल के हों, अर्थात वह भारतीयों को गुलाम बनाने की चेष्टा रखता हो और वह व्यक्ति अंग्रेजी ब्रिटिश शासन का गुलाम बन जाए दोस्तों। अगला देखते हैं, बुट का आदेश पत्र शिक्षा का माध्यम में क्या निर्धारित किया गया? तो अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं दोनों में थी। इन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा जो दी जाए वह हिंदी माध्यम में दी जाए तथा उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने भी काय की बात की, भारतीय भाषाओं की, वो अंग्रेजी भाषा की बात की। यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? तो यशपाल समिति की अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्ष थे। अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों की स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों को पढ़ाई के बोझ को कम करने के बारे में ही सलाह दी गई। अगला क्वेश्चन है, पी मोस्ट का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, या 2 नंबर का प्रश्न था आपका। प्रोग्राम ऑफ
मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। मैंने सारी शॉर्ट फॉर्म आपको पिछले वीडियो में दी हैं, आप उस वीडियो से सारी शॉर्ट फॉर्म पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य आइए। तो प्रथम चरण में, अच्छा अगला क्वेश्चन है, प्रथम चरण में डीईपी किन राज्यों में लागू की गई? तो 7 राज्यों में 7 राज्यों के 42 जनपदों में यह प्रथम चरण में लागू की गई। तो प्रथम ध्यान देना, डीपीई जो है हमारी वह 7 राज्यों के 42 जनपदों में, कितने 7 राज्यों के 42 जनपदों में लागू की गई। प्रथम चरण में चयनित 7 राज्य थे। कौन सा था? पहला मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल, यह हमारे राज्य थे। अगला था ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीईपी का क्या उद्देश्य था? तो ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीईपी का उद्देश्य यह था कि ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना था, धारा क्षमता को 90% तक बढ़ाना। ये सारी चीजें मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं। जो नया प्रश्न मिलेगा उस पर ही ज्यादा विस्तृत चर्चा की जाएगी। ईसीसी शब्द का संक्षेप में अंग्रेजी में पूरा नाम लिखिए। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है। प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना की कितने जनपदों एवं जिलों का विकास खंडों में लागू की गई? तो मध्याह्न भोजन योजना जो हमारी है 38 जिलों एवं 248 खंडों में संचालित, 38 जिलों एवं 242 खंडों में यह संचालित की गई। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा है, प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों में विकास खंडों में हो गया? प्रश्न 2 बार लिख गए प्रश्न। अगला देखते हैं एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य क्या हैं दोस्तों? तो एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य हम देखते हैं। पहला कार्य क्या है? अनुसंधान एवं नवाचार। दूसरा है आदर्श पाठ्यक्रम, एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना जो आदर्श हो, आइडियल हो, राष्ट्रीय शिक्षा संस्था। चौथा है अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा सेवा और विस्तार करना। जिस शॉर्ट में आपके पॉइंट लिख दिए गए। अनुसंधान एवं नवाचार से नई नई विधियों का अनुसंधान करना, आदर्श पाठ्यक्रम से ऐसा पाठ्यक्रम लागू करना जो बच्चों की स्किल को करे, राष्ट्रीय शिक्षा संस्था से ऐसी संस्थाएं स्थापित करना जो राष्ट्रीय स्तर पर हो, अध्यापक शिक्षा विशेष शिक्षा और विस्तार करना, अध्यापकों के लिए ऐसे विशेष कार्यक्रम चलाना। अगला देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे इग्नू कहते हैं, कब स्थापना की गई? 20 सितंबर 1985 में की गई। और यह जो राष्ट्रीय गांधी वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, यह हमारा विश्वविद्यालय ही इस समय दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, आप सभी लोग भी सुनते जाएं। विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में सभी धर्मों के प्रति आदर भाव विकसित हो सके? तो माध्यम में इसमें लिखा है कि माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा के द्वारा ही एक बच्चा सभी धर्मों के प्रति धार्मिक हो सकता है, आदर करेगा, उनका सम्मान करेगा। जब उसे अपन बाइबल सिखाएंगे, कुरान सिखाएंगे, गीता के बारे में सुनाएंगे तो सभी धर्मों के प्रति उसकी भावनाएं बढ़ेंगी। उसे नैतिक शिक्षा दें, नैतिक लोगों, बड़े बड़े वीर महापुरुषों की कहानियां सिखाएं, और जब ऐसी चीजें बताएंगी तो एक बच्चा क्या करेगा दोस्तों? धर्म के प्रति आदर सत्कार। अगला देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के क्या उद्देश्य थे? इस योजना का उद्देश्य था प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक क्या था? इसका उद्देश्य दोस्तों था, इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूल में पाठ्यक्रम सामग्री तथा शिक्षा उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न देख लें, कई बार बता चुका हूं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसी पर चर्चा नहीं करेंगे आप। चलो, जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना के उद्देश्य बताइए। तो जिला परियोजना कार्यालय के स्थापना के निम्न उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं उन्हें देख लेते हैं दोस्तों हम। पहला उद्देश्य है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूरा करना, अर्थात प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को शिक्षा से जोड़ना। अगला क्या है? बालिकाओं एवं महिलाओं का विभिन्न योजना के माध्यम से पुरुषों की समान ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। कहने का तात्पर्य है कि महिला शिक्षा पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा महिलाओं और पुरुषों के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला है 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को कतिपय कारणों से विद्यालय जाने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें प्रेरणा प्रदान करके तथा समस्याओं का समाधान करके विद्यालय तक भेजना। अर्थात कहने का मतलब है कि जो गरीब माता पिता हैं या किसी भी कारणवश से वह धन के लोभ से अपने बच्चों से जो कार्य कराते हैं, तो ऐसे बच्चों को दोस्तों, ऐसे बच्चों को एक सरकारी शिक्षक का, जब आपको सीटीईटी में हम बाल विकास पढ़ाएंगे तब बताएंगे, जब वहाँ एनसीईआरटी को डिस्कस किया है, आपने वीडियो में देखा होगा। जिनने नहीं देखा अभी एग्जाम देने के पहले एनसीईआरटी को स्पीड में आप चला के देख ले, 1.5 की स्पीड से चलाएं वीडियो को ताकि जल्दी दिख जाए, और उस लेक्चर को पूरा देखें। आपका एनसीएफ पढ़ाया है मैंने, आरटी एक्ट पढ़ाया। तो एनसीएफ और आरटी एक्ट दोनों कहते हैं, आरटी एक्ट कहता है कि भाई बच्चे को यदि विद्यालय नहीं आ रहा है तो आप प्रताड़ित मत कीजिए, उसके घर जाइए, उससे पूछिए भाई तू विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है, उनके माता पिता को मोटिवेट कीजिए। आपको सीधा सीधा आरटी एक्ट कहता है भाई विद्यालय में बच्चों को लाओ। वो कैसे आता है ये आपकी समस्या है, बालक की समस्या नहीं है, बस उसे आपको मोटिवेट करना है। अर्थात यही डीईपी का उद्देश्य था
कि 6 से 14 वर्ष के बालक जो विद्यालय नहीं आ रहे उनको किसी भी तरह, ये सारी योजनाएं चलाई काहे को गई, बच्चे को शिक्षित करने के लिए। अगला देखते हैं, पटेल एक्ट संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता और परिणात्मक वृद्धि से। पटेल एक्ट हमारा क्या था, संबंधित था। अगला देखते हैं, एनसीएफ की रूपरेखा 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। तो इसमें कहा गया था, एनसीएफ 2005 में सुने आप लोग भी, पाठ्य चर्चा का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना था। कहने का तात्पर्य था जो इनकी पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार की गई वह पाठ्य पुस्तक पर भी केंद्रित होनी चाहिए। और एनसीएफ 2005 सीधा सीधा कहता है, घोर विरोध करता है रटन प्रणाली का। बच्चे को आप सिखाएं, बच्चे को आप इस तरह से सिखाएं कि बच्चा, जैसे आपको बच्चे को कैसे सिखाएंगे, जैसे आप बच्चे को सिखाना है कि हरे पेड़ पौधे हैं तो हरे पेड़ पौधे उसे बुक में ना पढ़ाएं, आप उसे तत्काल ग्राउंड में निकालें, बताएं कि भाई हरे पेड़ पौधों में जान होती है, किस प्रकार से जान होती है। आप उसे जो भी बताना चाहें उसे प्रैक्टिकली के माध्यम से बताएंगे तो बच्चा बहुत अधिक सीखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोखले विधेयक प्रस्तुत कब किया था। यह पहले ऐसे व्यक्ति थे गोखले महोदय जिन्होंने मुफ्त शिक्षा की बात ब्रिटिश काल में की थी, वह तारीख दे दी इसमें 16 मार्च 1911। अगला प्रश्न देखते हैं, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव हमारे दादा भाई नौरे जी ने रखा था दोस्तों। अब इसके आगे हम बात करते हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ था, तो 1813 के आज्ञापत्र में हुआ था। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के मध्य कौन सा आया था, तो हमारा प्रोफेसर डॉक्टर कोठारी, डीएस कोठारी दे दिया, इनका पूरा नाम लिख दिया। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी नवीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था 2004 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा कब की गई थी, तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान चलाया गया था उसमें सबसे पहले संपूर्ण साक्षर होने वाला राज्य केरल राज्य था। जैसे कि अभी एनसी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई तो इसमें पहला राज्य कौन बन गया, कर्नाटक पहला लागू करने वाला राज्य कौन सा बन गया, कर्नाटक बन गया। और पूर्ण प्राथमिक शिक्षा संबंधित होती है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है वह 3 से 6 वर्ष की आंगनबाड़ी शिक्षा को कहा गया है। यशपाल समिति का गठन 1992-93 में हुआ था। बुनियादी शिक्षा जो है हमारी महात्मा गांधी से संबंधित है, नहीं शब्द यहाँ नहीं होना चाहिए। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, तो इसका उद्देश्य यह था कि कुपोषण की समस्याओं को दूर करना। उद्देश्य क्या था, कुपोषण की समस्याओं को दूर करना तथा बालकों को विद्यालय में ठहराव की दर को बढ़ाना। दोनों प्रश्न यहाँ पे गलत लिखिए, नहीं शब्द नहीं होना चाहिए। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया है लॉर्ड कर्जन द्वारा। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया 1976 ईस्वी में। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स बुट की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए, तो यहाँ बुट के घोषणा पत्र में है, तो इन्होंने क्या सिफारिश की थी पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ते हैं और इनकी सिफारिशों को देखते हैं। सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करे, प्रत्येक जिले में स्कूल स्थापित करें, देसी विद्यालय का भी सुधार करे, मेधावी और निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था करें, मतलब उन्हें पैसा देगा कछु ताकि उनके अंदर महत्वाकांक्षा जागे विद्यालय जाने की वजह से। जो मेधावी छात्र हैं फिर भी वह गरीब हैं तो उनकी पढ़ने की ओर ज़्यादा रुचि बढ़े। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अव्यय अवरोधन क्या है, इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन कल के पेपर में जो आप देने जाएंगे 5 तारीख का पेपर जो आपका दूसरा पेपर होगा दूसरी पाली में 12 बजे से 2 बजे के मध्य होता है, 100% यह प्रश्न रखा मिलना है आप लोगों को, दावा है मेरा। अव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना प्राथमिक शिक्षा के किसी भी स्तर से विद्यालय छोड़ देना ही अपव्यय कहलाता है। अपव्यय क्या है कि भाई साहब आपने बच्चे का नाम लिख लिया, अब चूंकि निःशुल्क एवं शिक्षा मिल रही है तो ऊपर से तो सारा बजट आ रहा है लेकिन विद्यालय बालक ने छोड़ दिया, अब भाई वो बजट बर्बाद किया, इसे अपव्यय कहते हैं। अवरोध क्या है, तो देखो ये हरदाग कमेटी के अनुसार है अवरोध, लेकिन हम आपको अवरोध बता देते हैं। अवरोध का मतलब होता है किसी बच्चे को एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रोकना ही अवरोध कहलाता है, और बच्चों का एक कक्षा में 1 से अधिक समय तक रुकना ही अवरोध कहलाता है। हरदाग कमेटी ने कहा था भारत में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं, एक आंकड़े के अनुसार। पी मोस्ट कार्यक्रम सेवारत अध्यापक कार्यक्रम का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम है, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर, इसको संचालित एनसीईआरटी करता है। एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु था, एसओपीटी का आरंभ वर्ष जो था हमारा 1993-94 में हुआ। क्या सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एनसीईटी को इसका दायित्व सौंपा गया। एनसीईटी वह संस्था है जो आप लोगों की टीईटी और सीटेट को भी होल्ड कराती है। अगला देखते हैं, यही प्रश्न मुझसे मेरी मैडम ने पूछा था, भाई बताइए सीईटी और टीईटी कौन कराता है, प्रैक्टिकल में पूछा था। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर प्रदेश जो है इसके अंतर्गत राज्य जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के
100% बच्चों को नामांकन का कराना तथा विद्यालय सुविधा और गुणवत्ताओं का नियोजन प्रबंधन करना शामिल है। अगला प्रश्न करते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन सी योजना बनाई गई थी? तो इस स्तर में शिशुओं को पढ़ना लिखाना गिनती ही नहीं केवल सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल कहानी गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। कौन कौन सी? इसने कहा पूर्व प्राथमिक विद्यालय में भाई अब बच्चों को कैसे सिखाएंगे? तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? उनके सर्वांगीण विकास हेतु मिस्टर अवध क्या करोगे? खेल खिलाओगे, कहानी सुनाओगे, गीत गवाओगे, तभी तो बच्चा सीखेगा। अब छोटा बच्चा थोड़ी कक्षा 1 से आंगनबाड़ी में बैठ रहा है, उसे तुम कहोगे पढ़ो फिजिक्स, कैसे पढ़ेगा? केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है दोस्तों। तो उससे आप खेलें उसके साथ, आप खुद छोटे जब मास्टर बन जाए तो छोटे बच्चे बने। और छोटा बच्चा अभी मैं जब यहाँ पढ़ाता हूँ अपना, क्योंकि मैं एक ट्यूटर हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, तो छोटे बच्चों के साथ मुझे भी बच्चा बनना पड़ता है, आप लोगों के साथ बड़ा बनना पड़ता है, उनके साथ हमें खेल खेल के सिखाना पड़ता है, तो सीखता नहीं है। तो यही कह रहा है, ये कुछ कॉमन प्रश्न आते हैं दोस्तों, हमसे कहा गया था आप लोगों ने सब प्रश्न कैसे करेंगे, तो सुन लें यहीं, एक अलग से वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं। आप लोगों को पेपर में पहली बात तो कलम को रोकना नहीं है 2 घंटे, सारे प्रश्नों को करते रहना, करते रहो। और कुछ कॉमन सेंस, अपना दिमाग लगाएं, आप सभी लोग योग्य हैं, ब्रिलियंट हैं सभी लोग, एक में एक जीनियस बंदे मेरा वीडियो देख रहे थे। हालांकि मैं तो आप लोगों से बहुत कम हूँ, एक मीडियम मध्यम वर्ग का बच्चा हूँ, जितना आता है सब आप लोगों की कृपा से है, पर आप लोग एक में एक इंटेलिजेंट जीनियस हैं। तो आप लोग अपना कॉमन सेंस लगाएं, मैं चीज़ों को बताते जा रहा हूँ, इनको भी सीख लें। सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई? तो सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य थे। सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालयों शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। मतलब इन्होंने कहा 2003 तक सभी विद्यालयों का भैया शिविरन में भेज दो। अब जब 2003 में भेजोगे तो निश्चित है 2007 तक, 2002-2003 में भेजा तो 2007-08 में उस बच्चे की 5वीं हो जाएगी। तो सभी बच्चों को 2007 तक क्या होना चाहिए? 5वीं कक्षा पास होनी चाहिए। और 2007 के बाद सन 2010 तक सभी बच्चों को कक्षा 8 तक की शिक्षा मिल जाए शौकीन, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गुणात्मक शिक्षा प्रारंभिक देनी चाहिए। पांचाल महोदय, सन 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक स्थिति नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। मतलब इन्होंने कहा भाई 2002-2003 में सर्व शिक्षा अभियान कहा, इन्होंने कहा 2010 तक 100% नामांकन चाहिए ही चाहिए हमें विद्यालय में, यही पूर्ण उद्देश्य था मिश्रा काय का एसएससी का सर्व शिक्षा अभियान। अगला देखते हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? तो जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय थे, इनकी मॉनिटरिंग का स्तर जो था वह डाइट प्राचार्य से था। तो डाइट प्राचार्य, प्रत्येक जिले में एक डाइट होती है, उसका डाइट प्राचार्य जो होता है जिले का शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी कह सकते हैं अपन बीएसए के बाद, बीएसए वो एक ही इक्वल के होते हैं। अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती थी। थोड़ा बीएसए का पावर ज्यादा होता है, डाइट प्राचार्य का कम होता है। डीआरओएस भी होता है एक, जो जिले में परीक्षाएं होती हैं वो होल्ड करवाता है वही। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं बताएं भाई क्या थी? अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब आंगनबाड़ी की शिक्षा पहली क्या थी? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगा होना, स्कूलों की अनुपलब्धता, मतलब आंगनबाड़ी हर जगह के सही नहीं चल रहे, उद्देश्यों की अस्पष्टता, सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं थी जिससे उद्देश्य कर सकें, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, मतलब अच्छी तरह नहीं पढ़ाना। जैसे मैं भी कभी कभी कोई चीज़ बोल जाता हूँ, ये क्वेश्चन मिस कर गया था, दोषपूर्ण, ठीक है, ये शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो। दोषपूर्ण मतलब आप बच्चे को सिखाना है सजीव और निर्जीव क्या होते हो, और तुम उसे, अब पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर बन गए हैं, उन्होंने अपना बीएससी का ज्ञान झोंक दिया। अब प्राइमरी के बच्चा को का तो आता नहीं, अब तुम बीएससी का ज्ञान झोंकोगे, जब 3-4 में पढ़ाओगे परख, तो उसे कैसे आएगा? उससे सजीव और निर्जीव अपने उसकी भाषा में समझाएं। इतना याद रखें, जब भी आप पढ़ाने जाएं तो अपने आप को ये समझे मैं कक्षा 4 का बच्चा हूँ, मैं कक्षा 5 का बच्चा हूँ। जब मैं होता तो क्या करता हो? जिस दिन आपने, अब पढ़ाते समय आप जिस क्लास को पढ़ा रहे हो, 12वीं को पढ़ा रहे हो, 10वीं को पढ़ा रहे हो, 8वीं को पढ़ा रहे हो, उसी के स्तर का बन जाए आप, आपकी लाइन क्लियर हो जाएगी। अगला देखते हैं, अप्रशिक्षित एवं स्नेहविहीन अध्यापक, मतलब अप्रशिक्षित, उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया, स्नेहविहीन बच्चों से कोई स्नेह नहीं था, मारो कूटो, इसे तो आरटी एक्ट में कह दो, क्या कह दो? आरटी एक्ट में भैया रो कह दो कि किसी भी बच्चे को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते, यहां तक कि उससे कार्य करके नहीं बोल सकते। बुंदेली शुद्ध शब्द बता दो दोस्तों। आगे चलते हैं, दोषपूर्ण प्रबंधन व्यवस्था थी। शिक्षा का सार्वभौमिक से अभिप्राय क्या है ये बता चुके हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में हुई थी। और दोस्तों अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी 17 मई 1993 में। कहीं कहीं 1992 लिखा होता है बीईपी, लेकिन 1993, 17 में 1993 कन्फर्म है। 92 यदि ऑप्शन में होता है, 93 नहीं होता, तब टिक कर सकते हैं आप। जब कोई बालक किसी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो ह्रास कहलाता है, यही अपव्यय कहलाता है। चलो दोस्तों,
1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यूएन देवर थे। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 के अध्यक्ष कौन थी? तो दुर्गाबाई देशमुख थी। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती, अंधे बालकों को उन्हें ब्रेल लिपि के द्वारा सिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1997-98 में। शिक्षा में अव्यय अवरोधन का अपना सुझाव दिया था हटाक समिति ने अवरोध और अव्यय की बात की। तो हटाक समिति ने ही कहा था कि भारत देश में ऐसे कई स्कूल विद्यालय, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बच्चे को 1 से अधिक वर्ष तक रोका जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। बेसिक शिक्षा नियम पारित हुआ था सन 1972 में। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया सन 1958 में। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान किस धारा में लिया गया? तो जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा या संविधान के भाग 3 में धारा 45 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का में बात कही गई है। 21A में या 21 का में निम्नलिखित में कौन सी योजना शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को हुई? तो पोषाहार वितरण योजना 15 अगस्त 1995 को हुई थी। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा गया? बुट के घोषणा पत्र को कहा गया। और भारतीय शिक्षा का अग्रदूत किसे कहा गया? तो लॉर्ड मैकाले को कहा गया। लॉर्ड मैकाले के समर्थक राजा राममोहन राय भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था, तो इन्होंने कहा था भाई बालिकाओं को भी शिक्षा दें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला समाख्या कार्यक्रम क्या था? तो महिला समाख्या कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। अर्थात कहने का है जो महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी थी, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनकी सामाजिक कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की थोड़ा सम्मान कम देता जा रहा है। हालांकि अब तो महिला बराबरी पे आने लगी हैं, अच्छी बात है, महिलाओं को पुरुषों को बराबर का अधिकार होना चाहिए। महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य समानता हासिल करने के लिए, महिलाओं को शिक्षा करने के लिए और एक ऐसा माहौल का सृजन करना था जहां पर महिलाओं को ज्ञान तथा सूचनाएं प्राप्त करके और अपने समाज में विकास में सकारात्मक भूमिका का ध्रुव बनने के लिए सशक्त करें, मतलब महिलाओं को शिक्षित करें ताकि वह अपने समाज में कुछ ऐसे ऐसे फंडे कर सकें। अब तो हमारे देश में काफ़ी महिलाएं हुई हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी हुई, सरोजिनी नायडू हुई, बहुत सी ऐसे, कल्पना चावला जैसी भी महिलाएं हुई। तो इसलिए सोच यही है कि हर घर में एक ऐसी, हर घर में प्रत्येक घर की बेटी पढ़ो बेटी बचाओ अभियान चलाए जा रहे हैं। ये सब इसीलिए चलाए जा रहे हैं ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस समय यह कार्यक्रम 10 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के 126 जिलों में, मतलब हम कह सकते हैं 10 राज्यों के 126 जिलों में आज भी यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा? महिला समाख्या कार्यक्रम। अगला देखते हैं, शिक्षा में अव्यय और प्रबोधन से क्या संबंध है? देखो कहा यह क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या थे? हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव, इसका सुझाव था कि लड़के लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और यही तो हमारा सार्वभौमिकरण है। कहा लेकिन हंसा मेहता समिति 1962 में जो आई उसने भाई क्या कह दिया? बोले किसी प्रकार पर भेदभाव ना करें। आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी के अंतर्गत किन जनपदों को चयनित किया गया? तो 10 जनपदों में यह योजना चलाई गई। इलाहाबाद, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल, अलीगढ़। अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के उद्देश्य बताइए? तो नामांकन में वृद्धि करना और बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? ब्रिज कोर्स से क्या तात्पर्य है? ब्रिज कोर्स से तात्पर्य ऐसा कोर्स जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को, ऐसे बालकों को किसी वजह से शिक्षा से नहीं जोड़ पाए, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स चलाया गया। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य जो बच्चा अव्यय कर चुका है, बीच में विद्यालय छोड़ चुका है, उसे दोबारा उस विद्यालय में लाने के लिए ब्रिज कोर्स के माध्यम से उसे ब्लॉक स्तर पर चलाया जाता था। और ब्लॉक स्तर पर यदि बच्चा छोड़ चुका है, उसकी आयु ये है कि वह 8 में पहुंचना चाहना चाहिए, तो उसे मिनिमम 1 साल का अध्ययन या 2 साल का दे के जो पिछली कक्षाएं छूटी हैं उसका सबका अध्ययन करा के पुनः उसकी क्लास में पहुंचा दिया जाता था। अगला, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषता। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। हमने कल के वीडियो में बात की थी, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम इसी को कहते हैं। अर्थात कहने का विद्यालय की ओर उन्मुख करना। हम देखते हैं कि कई बच्चों में, जैसे घर वाले बच्चों को आंगनबाड़ी में नहीं भेजना चाहते क्योंकि वहाँ तो पंजीरी खिलाते हैं, ऐसी लोगों की सोच है, और फूफा करवाते हैं तो पंजीरी बच्चे एक दूसरे पे उड़ाते हैं। अरे हंस लो, पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो गई, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है, तो इनमें इन्होंने कहा गया कि बच्चे को प्रथम 2-3 माह मतलब 6 से 8 सप्ताह तक उसको विद्यालय से जोड़ने के लिए किया जाए। विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम कहा गया ताकि बच्चे को विद्यालय के वातावरण में संयोजन करने में सफलता मिले। जैसे अभी आप लोग हैं, अचानक से सेकंड सेमेस्टर के पेपर आ गए, अब बुद्धि खराब हो रही सबकी, सब मेरे बहन भाइयों की सब समस्या है, इसलिए मैं आपसे जुड़ गया तत्काल में। टेंशन नहीं लेना है, पेपर देना है। आप लोग इतने पेपर दे के आए, बीएससी किया, किसी ने बीए किया, किसी ने बीटेक किया, अरे आप लोग जीनियस आदमी हैं। आगे बात करते हैं, मैकाले के निष्पंसन सिद्धांत 10 बार बता चुका, अब इसको क्या पढ़ें इस बार, चलो हम नहीं पढ़ना है। प्राइमरी शिक्षा के संबंध में बुट डिस्पैच की संस्तुतियाँ, इसे पढ़ लेते हैं।
इस घोषणा पत्र को प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों को शिक्षा का दायित्व, मतलब वुड के घोषणा पत्र में यह अनुभव किया गया, हाँ भारतीयों को शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था और जन शिक्षा को प्रसार पर बल दिया। इन्होंने छनाई के सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दी और इन्हें कहा गया भाई जन शिक्षा के प्रसार पर बल दे। शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश की गई, मतलब इन्हें छोटे छोटे, और इसमें बालकों के लिए भी भाई काफ़ी सुविधाएं थी, टीचरों के लिए भी काफ़ी सुविधाएं थी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण की स्थापना किस वर्ष आयोग ने की? तो डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। हम पहले भी बता चुके हैं, जो डाइट की स्थापना हुई नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद ही हुई। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904, इसको जरूर पढ़ते हैं, एक बार पूछा गया है। पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने के साथ साथ कृषि की भी शिक्षा दी जाए, अध्यापकों में प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था, अधिक प्रशिक्षण विद्यालय में खोले जाएं। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों में खोले जाने के लिए आर्थिक सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम में सुधार, प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिए प्रयास किए। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं पे महंगी होना, ये क्वेश्चन भी बता चुके हैं। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा का प्रणाली का जनक क्यों कहा गया? क्योंकि इसने पंचसूत्री दी थी। इन्होंने पंचसूत्री कौन कौन सी दी थी? इन्होंने कहा था कि भारत में विद्यालय की स्थापना करो, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दो, अंग्रेजी साहित्य भी सिखाओ और पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रचार प्रसार करो, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। यही इनका क्या था? पाश्चात्य। इसलिए इन्हें भारतीय शिक्षा का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। अगला देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो विद्यालय में या आसपास पड़ोस में रहने वाली जनता को बाल्याधिकारों की सामान्य व रचनात्मक तरीकों से जानकारी देना। समिति विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों की विद्यालय में उपस्थिति होने की नियमितता एवं समय पालन, माता पिता के साथ निरंतर बैठक करना चाहिए, बालक के बारे में जानकारी देना। अगला देखते हैं, विद्यालय के आसपास पड़ोस में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के विद्यालय में नामांकन में तथा उनकी सतत उपस्थिति सुनिश्चित करना ही इनके उद्देश्य थे। दोस्तों, अब समय हो चला है आप सभी लोगों से विदा लेने का, और एक वीडियो और अभी इसका आएगा, उसमें सिर्फ हम आपको ऑप्शन देंगे और 10 मिनट का वीडियो होगा। क्योंकि इसमें आपको हमने एक मॉडल पेपर हिसाब से दे दिया है, जो कोई क्रिम नहीं रखा, लेकिन इतना पता है कि इससे पेपर बाहर नहीं जाएगा। यह वीडियो आप पूरा देखें और जो इसमें प्रश्न है यदि समझ में नहीं आ रहा हो इसमें लिखे हुए, तो आप थोड़ा कष्ट करें और अध्ययन करें। और बेस्ट ऑफ लक आपको कल के पेपर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और दोस्तों बस यही कहेंगे आप सभी से कि आप लोग बढ़िया पेपर सॉल्व करिए, मज़े से पेपर दीजिए, कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। हम आपके साथ सदैव हैं, जब भी आप याद करें हम आपके सामने हाजिर हैं। मैथ की मांग हो रही थी तो हम मैथ की भी मांग दोस्तों कर लेंगे और मैथ के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार दोस्तों।